गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार पुनः एक नई चैप्टर के साथ में हम क्लास 10th साइंस के लिए एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं और जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शंस एंड कैटेलिस्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने शुरू कर लिया था और इसमें हमको आज पढ़ना है अपने रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण, देखिए रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं और जो नए बनने वाले पदार्थ होते हैं उनको उनके उत्पाद यानी उनको उनके अणुओं या उनको जो है वो उनके प्रतीकों या अणु सूत्रों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। यानी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक वो उत्पादों को किसमें लिखना, अणु सूत्र या प्रतीकों में क्या करना, प्रदर्शित करना, यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे कोयले का दहन। कोयले का दहन, अब देखिए कोयला यानी कोयला लिखेंगे और दहन यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब इतना बड़ा लिखना जो है बड़ा जो है वो ज़्यादा समय लेता है और इतना शब्द में लिखना होता है तो वो जो है थोड़ा मुश्किल रहता है। तो ये जो पूरा लिखा गया इसको तो हम कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं, शब्द समीकरण। ठीक है, तो इन्हीं शब्द समीकरण को हम क्या करते हैं, किसमें लिखते हैं, अणु सूत्र में या प्रतीकों में लिखते हैं। यानी ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को हमें किसमें लिखना है, हमें उनको जो है उनके अणु सूत्रों या प्रतीकों में लिखना है। देखिए कोयला यानी कार्बन तो C प्लस ऑक्सीजन यानी गैस तो O2, क्या बना, CO2, तो ये CO2। तो यही कहलाया रासायनिक समीकरण। क्या कहना है, रासायनिक समीकरण। आप समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है कि अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो अभिकारक और उत्पाद जो भाग लेते हैं, यानी अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं उनको किस में लिखना, उनके अणु सूत्र में लिखना, उनको मॉलिक्यूल्स में लिखना या फिर उनको प्रतीकों में लिखना यानी सिंबल में लिखना। ठीक है, वही कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखते हैं आगे। अब बात करते हैं ये जो रासायनिक समीकरण होता है, इस रासायनिक समीकरण में हमें दो चीजों को पहले समझना पड़ेगा और वो दो चीजें क्या है, एक तो होता है क्रियाकारक। क्या होता है, देखिए रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण, और इसको केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, है ना। तो देखिए इस रासायनिक समीकरण में मैं अभी एक अभिक्रिया ली, जैसे कोयला और ऑक्सीजन गैस तो CO। देखिए यहाँ पे इसको हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए एक तो तीर के जो एरो है, एरो के इस तरफ वाला भाग ये है ना, ये आपका मान लिया लेफ्ट हैंड साइड हो गया बराबर, और एक एरो के इस तरफ वाला भाग है ना, तीर के इधर वाला भाग, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो समझना है, तो इसमें हम इसको दो भागों में बांट दिए है ना, इसको दो भाग में। तो इधर वाला जो भाग होता है, इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो आपके कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और दोस्तों इन्हें एक और नाम दिया गया है क्रियाकारक, और अगर इंग्लिश में अगर इनको कहें तो रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, चलिए इसी प्रकार यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो नए पदार्थ बने हैं जिनको हम कहते हैं क्रियाफल, क्रियाफल, या फिर इनको एक और नाम देते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या, प्रोडक्ट, है ना। तो इस प्रकार एक रासायनिक अभिक्रिया में
दो प्रकार के जो है वो पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ तो वे होते हैं जो रासायनिक गतिक्रिया में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं ना। जो भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रियाकारक या अभिकारक कहलाते हैं। और जो उन वे क्रियाकारक या अभिकारक आपस में दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं, तो क्या बनते हैं, क्रियाफल बनता है, यानी उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो चलते इन दोनों की परिभाषा देखते हैं, क्या होता है क्रियाकारक और क्या होता है उत्पाद। ठीक है, तो देखिए क्रियाकारक के बारे में अगर हम बात करें तो क्रियाकारक देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है और बार बार हमें जो है वो रजिस्टर यूज करना पड़ता है, तो प्लीज आप टेंशन बिल्कुल ना लें। देखते हैं अभिकारक है ना। तो अभिकारक क्या हुआ, देखिए Ec+O2 क्या बना, CO2 बराबर। तो अभिकारक तो वे पदार्थ, अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, क्या करते हैं, भाग लेते हैं बराबर। तो वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, जिनको एक और नाम बताया अभी क्रियाकारक बराबर। दूसरा है उत्पाद या क्रियाफल। ठीक है, तो अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले क्या, नए पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, या आपके जो है वो क्रियाफल कहलाते हैं। तो ये तो आपका हो गया अभिकारक और ये हो गया आपका उत्पाद या क्रियाफल। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण होता है, इस रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं ना। इस रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या जो है वो पद है, क्या क्या चरण है, तो उन चरण को हमको एक एक करके समझना है। चलते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, तो देखते हैं क्या क्या चरण है, एक एक चरण को हमको अच्छे से समझना है। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण या पद है ना, स्टेप्स। ठीक है, समझ आ रही है। तो देखिए सबसे पहला कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसको लिखने के सबसे पहले जो होता है वो किसको लिखा जाता है, क्रियाकारक को लिखा जाता है। सबसे पहले किसको लिखा जाता है, क्रियाकारक को लिखा जाता है, क्रियाकारक को लिखा जाता है। फिर क्या बनता है, तीर बनता है, और तीर के बाद क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। बात समझ गए। तो पहले क्या लिखते हैं, पहले क्रियाकारक लिखते हैं यानी रिएक्टेंट्स लिखते हैं, यानी अभिकारक को लिखा जाता है। और फिर क्या लिखते हैं, तीर बनाते हैं, और तीर के उस तरफ क्या लिखते हैं, उत्पाद या क्रियाफल लिखते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, अब अगर क्रियाकारक या अभिकारक दो है या दो से अधिक है ना, जब क्रियाकारक, ठीक है, क्रियाकारक दो या अधिक हो तो उनके बीच क्या लिखते हैं, पॉजिटिव यानी धन चिन्ह लिखते हैं, धन चिन्ह क्या लिखते हैं, धन चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर उत्पाद, ठीक है, उत्पाद भी अगर जो है वो दो या अधिक है, दो या अधिक है, तो उनके बीच में भी क्या लिखते हैं, चिन्ह, धन चिन्ह लगाते हैं। समझ गए। जैसे देखिए अभी उदाहरण दिया था वही देख लेते हैं, C+O2। तो बताइए यहाँ पर कितने क्रियाकारक है, दो क्रियाकारक है, एक तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के बीच में क्या लिखा है, प्लस लिखा है, और बनेगा क्या, CO2। ठीक है, अगर इधर भी अगर जो है दो उत्पाद बनते हैं तो यहाँ पर भी हमको प्लस लिखना पड़ता। ठीक है, तीसरा देखिए, समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। ठीक है, ये देखिए समीकरण को संतुलित करना क्या है, और संतुलित क्यों करना है, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना। देखिए क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण, वो भी समझते हैं। तो देखिए समीकरण को क्या करना, संतुलित करना।
अब देखिए दोस्तों क्या है कि इधर और इधर, हाँ, ये आपकी क्रिया कारक है, ये आपके उत्पाद है। तो दोनों में देखिए कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर भी 2 है। इसका मतलब ये कैसा समीकरण, ये बैलेंस्ड है, ये संतुलित है। ठीक है। अब अगर एक उदाहरण मैं मानता हूँ, आप लेकर मैग्नीशियम का समीकरण Mg+O2, मैग्नीशियम प्लस O2 तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और यहाँ पर अगर उत्पाद बना है, यहाँ मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो कुछ आपको फर्क समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसका मतलब इन दोनों में अभिकारक और उत्पाद की तरफ जो है इन परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं, यानी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, समझाता हूँ। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बन रहा है, यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 ही होना चाहिए, तो इसके लिए इसके आगे क्या करते हैं, 2 लगाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे समीकरण में अगर हम अब देखें तो यहाँ पे 2 लगाने पर यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब देखिए वापस प्रॉब्लम, अब इधर देखते हैं तो भी इधर उत्पाद में मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, जबकि अभिकारक में 2 ही है ऑक्सीजन, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हमें 2 लिखना पड़ेगा, तब जाकर मैग्नीशियम की संख्या भी 2 हो जाएगी। अब ये जो समीकरण जो हुआ है वो संतुलित समीकरण है। अब देखिए आपको भी ये क्यों करना पड़ता है, तो क्योंकि एक नियम है कि रासायनिक संयोजन, जब आप अगली क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास 11 में जाके पढ़ोगे कि रासायनिक संयोजन के कुछ नियम है, कॉम्बिनेशन के कुछ रूल्स हैं, तो उसमें एक रूल्स आता है द्रव्यमान संरक्षण वाला, उसको समझना है। तो देखिए यहाँ बात करते करें कार्बन। अब देखिए कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 12 म्यू, और ऑक्सीजन का एक परमाणु का जो होता है वो 16, तो यहाँ 2 है तो 16 प्लस 16 और 16 कितना हो गया, 32। इसका मतलब इन दोनों का जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान हुआ है यहाँ पे टोटल वो हो गया आपका 44। कितना हुआ है, 44। और इस CO2 का भी अगर हम देखें तो इधर भी कितना होगा, कार्बन की 12 है और ऑक्सीजन का 16, ठीक है, तो 32 तो बराबर 44। यानी यहाँ पे हमको संतुलित करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर जो है वो तत्व अपने आप में क्या है, संतुलित अवस्था में है, यानी ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पहले से ही पालन कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे संतुलित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। अब देखते हैं यहाँ अगर बात करें कि हमने जब ये अभिक्रिया करवाई थी, है ना, तो अब ये जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है। कैसा, ये अभी जो मैंने मिटा दिया, तो ये जो समीकरण है वो कैसा समीकरण है, असंतुलित। और इस असंतुलित समीकरण को जो है एक और नाम दिया है कंकाल, कंकाल समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकाल समीकरण। ठीक है, स्केलेटल जो है वो इक्वेशन भी कहा जाता है। तो अब अगर यहाँ बात करें कि देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो होता है आपके 24 म्यू। ठीक है, और ऑक्सीजन का आपका जो होता है वो होता है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का हो जाएगा 32। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो कितना होता है, 4 2 6 और 2 और 3 5, 56 म्यू, है ना, 56 म्यू। म्यू क्या है, म्यू जो है वो परमाणु द्रव्यमान की एक इकाई है, यूनिट है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई म्यू, जिसको इस प्रकार लिखते हैं। याद रखिए, याद रखिए कितना, मैग्नीशियम का कितना हो गया 24 और ऑक्सीजन एक ही बना, तो कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 40 म्यू। तो यहाँ पे इन दोनों का आप गौर से देखिए, क्या इन दोनों का द्रव्यमान बराबर है, क्या संतुलित है, नहीं, इसका मतलब ये असंतुलित हो गया। यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण होता क्या है, तो देखिए बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण नियम वह होता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम वह होता है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो नए द्रव्यमान का सृजन होता है, यानी न तो नया द्रव्यमान बनता है, और न ही द्रव्यमान का क्षय होता है, यानी वो नष्ट होता है। इसका मतलब द्रव्यमान क्या रहता है, एक जैसा रहता है, संरक्षित रहता है, यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसीलिए हमको समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो इस प्रकार समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो अभिकारकों में और उत्पादों में द्रव्यमानों का जो मान है वो क्या रहता है, एक जैसा रहता है, इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। अब यहाँ पे आपको ये इधर जो हमने कोई अंक बढ़ाए कोई घटाए, तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण, ये जो समीकरण को जो संतुलित करने हैं, समीकरण को जो संतुलित करने की विधि है, उस विधि का नाम है हीट, इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुमान विधि। क्या कहते हैं, अनुमान
विधि। ठीक है, याद रखना है। तो समीकरण को संतुलित करने की ये जो विधि है वो कौन सी, अनुमान विधि। और अंग्रेजी में अगर इसको बोले तो बोलते हैं हीट एंड ट्रायल। क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड जो है इसको कहा जाता। ओके, चलते नेक्स्ट। तो तीन बातें हो गई। पहला क्या, क्रियाकारक को लिखा जाता है और फिर तीर लिखा जाता है, और तीर के इस तरफ को लिखा जाता है अभिकारक और उधर लिखा जाता है उत्पाद। फिर दूसरा हो गया आपका अगर क्रियाकारक और उत्पाद दो या दो से अधिक होते हैं तो उनके बीच में क्या लगाते हैं, धन यानी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और तीसरा समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। ये देखिए, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला बिंदु कि अब देखिए कि जो ये अभिक्रिया अभिकारक और जो उत्पाद बनते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं। तो उन अवस्थाओं को दिखाना होता है। किनको दिखाना होता है, अवस्थाओं को, यानी भौतिक अवस्था को दिखाने के लिए भौतिक अवस्थाएं। चौथी बात, भौतिक अवस्थाओं के लिए यानी फिजिकल स्टेट जो होती है उनको दर्शाने के लिए क्या है, भौतिक अवस्थाओं के लिए। ठीक है, हमारा भी ठोस है तो ठोस यानी सॉलिड तो उसके लिए एस लिखेंगे। ठीक है, अगर द्रव है तो उसके लिए लिक्विड है तो एल लिखेंगे, और अगर गैस है ना, तो उसके लिए जी लिखेंगे। ठीक है, तो भौतिक अवस्थाओं को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, ठोस के लिए क्या लिखते हैं एस सॉलिड, द्रव के लिए यानी लिक्विड एल, और गैस के लिए लिखते हैं जी। देखिए जरा वापस ध्यान दीजिए, जैसे कोयला का दहन C+O2 है ना, तो यहाँ पे ये जो सी कोयला कैसा था, ठोस था, तो ठोस के लिए क्या लिखेंगे एस, और ऑक्सीजन गैस है तो क्या लिखेंगे जी। तो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होती है तो क्या बनता है CO2, तो क्या बनता है गैस। इस प्रकार से। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों आगे देखिए पांचवी बात, अगर जो है अभिकारक या उत्पाद कैसी अवस्था में हो, जलीय विलयन हो। कैसा विलयन, जलीय विलयन, यानी जैसे पानी के अंदर नमक घुला हुआ है ना, तो अब उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि एक तो उसमें द्रव भी है पानी और नमक ठोस भी है, तो दोनों घुला हुआ है तो वो जलीय विलयन हो जाएगा, तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो अभिकारक या उत्पाद अगर जलीय विलयन होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, AQ। क्या लिखते हैं, AQ लिखा जाता है। जैसे देखिए CaO + H2O। अब देखिए CO क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना पत्थर जो ठोस होता है तो S, पानी द्रव है तो L, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लाइम वाटर CaOH+2। तो यहाँ पे ये जो पानी ये जो विलयन बनता है वो क्या होता है, AQ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक यानी ये जलीय विलयन है, चूने का पानी। बराबर। नेक्स्ट, अब देखिए अगली बात, अगर जो है अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, अगला बिंदु, अभिक्रिया उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में क्या आता है, यानी जो अभिकारक होता है वो उत्पाद बनाता है और उत्पाद पुनः क्या बना रहता है, अभिकारक बना रहता है। ओके, मतलब कि अभिकारक जो है वो उत्पाद बनाता है और उत्पाद वापस क्या बनाता है, अभिकारक। तो इस प्रकार से दो तीर बताएंगे। क्या बताएंगे, दो तीर, यानी ऊपर वाला तीर तो जो होता है वो आगे वाली अभिक्रिया यानी उसको जो है वो अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, और जो बैक वाला तीर जो होता है वो दिखाता है आपके उत्पाद पुनः अभिकारक को बनाता है। जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। और यही अमोनिया वापस क्या करता है, जो है वो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीर, ऊपर वाला जो तीर होता है इनको अर्ध तीर के रूप में, आधे तीर के रूप में लेते हैं। तो ऊपर वाला कहलाता है अग्र, ठीक है, फॉरवर्ड, और जो इधर लिखा होता है वो कहलाता है प्रतीप यानी बैकवर्ड। तो जब अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है, आगे और पीछे, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक, तो वो क्या होता है आपके उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती है। कौन सी, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अगर की सातों में देखिए, अगर अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, यानी
जब अभिक्रिया पूर्ण होती है और पूर्ण होने के बाद में उत्पाद के साथ साथ क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो जब ऊर्जा निकलती है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, प्लस का चिन्ह लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, प्लस का चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे देखिए एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ये अभिक्रिया देख लीजिए, नाइट्रोजन प्लस अपना हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। एक मैं केवल इसको ऊष्माक्षेपी के रूप में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो ये अमोनिया क्या करेगा, ऊष्मा उत्सर्जित कर देगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा और कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है वो देखिए, ये ऊर्जा उत्पन्न करता है 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये ऊर्जा यहाँ पे क्या होती है, मुक्त होती है, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह। इसका मतलब कैसे अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, एक्सोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा की कमी हो जाती है, ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, तो उस तरह क्या होता है देखिए, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बन जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये बनता है NO3 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, अब माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऊष्मा की कमी हो रही है, यानी ऊष्मा का अवशोषण, और वो ऊष्मा का अवशोषण होता है 21.6, कितना, 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं यहाँ पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो अगली बात देखिए, चलते हैं नेक्स्ट, आगे बात करने वाले हैं कि भाई अगर अभिक्रिया के अंदर कोई अभिक्रिया हो रही है और वो ताप या दाब की उपस्थिति में हो रही है ना, अभिक्रिया ताप व दाब इन दोनों की उपस्थिति में होती हैं, तो माना कोई भी अभिकारक जैसे A और B है और ये किसी ताप और दाब में होता है, तो ताप टेम्परेचर और जो दाब है ATM मतलब एटमॉस्फेयर, वो तीर के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर बात करें कोई उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक जो है वो यानी कैटलिस्ट, उत्प्रेरक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं लेकिन खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक भी अभी जो मौजूद होते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है और इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ होती है, और उत्प्रेरक होता है निकल हो सकता है या पैलेडियम हो सकता है। तो ये देखिए उत्प्रेरक है, ये क्या है, उत्प्रेरक, जिनको तीर के ऊपर लिखा जाता है, और ये हाइड्रोजन गैस इसके साथ जुड़ेगी तो बनेगा CH3 बनेगा एथेन, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या चरण होते हैं, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप इनको अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।